गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, मैं हूं सूर्यभान सिंह और आज हम बीते कुछ दिनों पे जितने भी मेजर डेवलपमेंट हुए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, एक महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है एक कंपनी को, नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड यह 13वें नंबर का 13th नंबर का महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त कर लिया है। 13th नंबर का नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। चूंकि कुछ वर्षों में ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कौन सा कंपनी महारत्न कंपनी है या नहीं है, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि इससे पहले वह कौन सी कंपनी है, अर्थात वो कौन कौन सी 12 कंपनी है जो महारत्न कंपनी बन चुके हैं। इसमें मैं चर्चा करूं तो देखिएगा, जैसे पहला है सेल, दूसरा है ONGC, तीसरा है NTPC, चौथा है IOC। ठीक है, ये 4 हो गए। एक 4 का क्रम और ले लेते हैं। पांचवा CIL, छठवा भेल, सातवां गेल, आठवां याद रखिएगा गेल के बाद पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक सेगमेंट और ये दूसरा एक 4 का और ले लेते हैं। 9वां है BPCL, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। 10वां है HPCL, ज्यों का त्यों HPCL अर्थात हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, और ये लेटेस्ट जो जुड़े हैं, और ये 12। 11 में याद रखिएगा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, और 12वां है पावर फिनांस कॉरपोरेशन। एक बार और मैं आपको बता देना चाहूंगा, सेल आप जानते ही होंगे, सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, गेल अर्थात गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसमें हम चर्चा कर चुके हैं। और 13वें नंबर का कौन बना है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन क्या शर्त है जिसके आधार पर किसी भी कंपनी को, अर्थात किसी भी कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाएगा? वो 2-3 शर्त हैं, अर्थात पैरामीटर्स हैं, उसको देखना। पैरामीटर में क्या कहा गया है, अर्थात मापक। मापक क्या बोलता है? यदि कोई कंपनी नवरत्न है, क्या है? नवरत्न है, तो वो क्या बन सकता है? महारत्न। दूसरा पैरामीटर क्या बोलता है? यदि सेबी द्वारा, सेबी आप जानते ही होंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेबी द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये जो कंपनी है क्या है? लिस्टेड होना चाहिए, LISTD। ये 2 पैरामीटर है। इसके अलावा याद रखना इंपॉर्टेंट है, पिछले 3 वर्षों में, पिछले 3
पिछले 3 वर्षों में औसत, याद रखना, पिछले 3 वर्षों में औसत यदि कोई नवरत्न कंपनी वार्षिक कारोबार, दूसरा वार्षिक कारोबार के बाद शुद्ध लाभ, और तीसरा है एनुअल अर्थात एनुअल नेट वर्थ, या इसी को बोलते हो वर्थ, वार्षिक निवल संपत्ति। यदि किसी भी कंपनी का वो क्या होना चाहिए, नवरत्न, यदि किसी नवरत्न कंपनी का वार्षिक कारोबार कितना, 25,000 करोड़, औसत बोल रहा हूं ना, शुद्ध लाभ कितना, 5,000 करोड़ औसत, और यदि एनुअल नेटवर्थ कितना, 15,000 करोड़ रुपया है, तो हाँ हम कह सकते हैं यह कंपनी निश्चित ही क्या बन सकता है, महारत्न कंपनी। ये सारे पैरामीटर हैं जिसके आधार पर कोई भी कंपनी क्या बन सकती है, महारत्न कंपनी। यही पैरामीटर को किसने फुलफिल किया, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसलिए वह कंपनी क्या कंपनी बन गई, महारत्न कंपनी। ये देखिए, ये दोनों सेगमेंट आप याद रखिएगा। चलते हैं तीसरा सेगमेंट क्या है, स्पोर्ट्स से ले लेते हैं। स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट क्या है, स्पोर्ट्स में हाल ही में क्या हुआ, एशियन हॉकी चैंपियनशिप, एशियन हॉकी चैंपियनशिप कहां हुआ, भारत में। भारत में हुआ। कुल टीम कितनी, 6। फाइनल अर्थात बोल सकते हो विजेता, विनर कौन बना, इंडिया, और रनर अप, उप विजेता कौन, मलेशिया। भारत का यह 4th नंबर का टाइटल था, अर्थात 4थी बार भारत ने कौन सी ट्रॉफी जीती, एशियन हॉकी चैंपियनशिप। इतना कम से कम याद रखिए। एक इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि भारत ने यह एशियन हॉकी चैंपियनशिप जीता है, तो हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का एक रैंकिंग आया है, FIH अर्थात फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का एक क्या आया है, रैंकिंग। जैसे ICC रैंकिंग जारी करता है, वैसा ही फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी एक रैंकिंग जारी किया है। इसमें याद रखना, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले नंबर पे है नीदरलैंड, दूसरे नंबर पे है बेल्जियम, और तीसरे नंबर पे हमारा प्यारा देश भारत। देखिए, कहीं ना कहीं हमने एशियन हॉकी चैंपियनशिप जीता, इसी का कारण है कि भारत आज कौन से रैंकिंग पे है, तीसरे नंबर पे। ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और एक नया टॉपिक है युद्धाभ्यास, जिसको बोलते हो आप लोग मिलिट्री एक्सरसाइज। मैं कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं, मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों होता है, क्या कारण है।
अगेन मैं दोहराना चाहूंगा, मिलिट्री एक्सरसाइज अर्थात दो देशों के बीच सेनाओं हो सकता है, या तो वायुसेना, थल सेना, और जो थल सेना है जल सेना, नेवी जिसको बोलते हो, इनके बीच कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देने के लिए यदि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तब आर्मी कैसे काम करेगा। जैसे युद्ध हो जाए, टेररिज्म अर्थात आतंकवाद से लड़ना है, यदि कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तब वहां आर्मी कैसे काम करेगी। ये सब कारण को देखते हुए देशों के सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास होता है जिसको बोलते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज। एक बहुत महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि अभी हुआ है हाल ही में, जिसको बोलते हैं मालाबार युद्धाभ्यास। मालाबार युद्धाभ्यास में याद रखना कहां हुआ, यह ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलिया में हुआ और इसमें याद रखना क्वाड देश, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड कंट्री, ये क्वाड कंट्री कौन कौन से आप जानते ही होंगे, 4 देश हैं, 4 देश जिसमें यूएसए, दूसरा है जापान, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है इंडिया। यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये 4 देश क्वाड देश हैं जिनके बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसको क्या कहा जाता है, मालाबार युद्धाभ्यास। मालाबार एक तट है, केरल के तट पे आप देखते होंगे, केरल और कर्नाटका के बॉर्डर पे है मालाबार तट। ये इतना कम से कम आप याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, नेक्स्ट टॉपिक में देखिएगा। इसके अलावा हमारे पास एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, रिपोर्ट का टॉपिक है, और रिपोर्ट में हम एक मॉनेटरी पॉलिसी को डील करने वाले हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति किसी भी देश का केंद्रीय बैंक है। जैसे हमारे देश का केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई, किसी भी देश का हो सकता है, भारत का है, ब्रिटेन का है, यूएसए का है। तो बैंकों के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा के प्रवाह और संकुचन को संतुलित रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जारी किया जाता है। इसमें कुछ टूल्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स होता है कौन सा, रेपो रेट। याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। और हमारे भारत में केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई। इस मॉनेटरी पॉलिसी में 6 सदस्य होते हैं, आप जानते ही होंगे, 3 सदस्य आरबीआई से और 3 सदस्य गवर्नमेंट के, ठीक है। इसके हेड कौन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर। ये इतना याद रखिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 माह में आता है, अर्थात वर्ष में कितने बार, 6 बार। याद रखना, इसी में एक महत्वपूर्ण टूल होता है, टूल अर्थात एक रेट है जिसको बोलते हैं रेपो रेट। क्या, रेपो रेट। इस रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई, कौन, आरबीआई अर्थात केंद्रीय बैंक, किसको, कॉमर्शियल बैंक को, आरबीआई केंद्रीय बैंक, सॉरी आरबीआई बोल रहा हूं, मतलब यह केंद्रीय बैंक ही है। कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, जैसे एसबीआई, पीएनबी, ये सब क्या है, सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे क्या हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं। जब केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई वाणिज्यिक बैंक अर्थात कॉमर्शियल बैंक जिसमें आता है एसबीआई को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, वह जिस रेट पे अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, किसको,
वाणिज्यिक बैंकों को, वह क्या कहलाता है? रेपो रेट। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इससे आरबीआई कहीं ना कहीं मौद्रिक नीति के सहायता से वर्तमान में जो महंगाई है और मंदी है उसको संतुलित करना चाहता है। इस बार अभी हाल का ही रिपोर्ट है 10 अगस्त का रिपोर्ट, जिसमें क्या हुआ है, आरबीआई ने अपना रेपो रेट चेंज नहीं किया है जी, अर्थात कितना रखा है? 6.50%। ये पुराना ही डेटा है जिसको चेंज नहीं किया है। कम से कम आप रेपो रेट को जाने, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है इसको जानिए, रेपो रेट में कितना है, अर्थात कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। 2 महीना पहले भी जो रेट था 6.50%, उसी रेट पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से क्या लेंगी? पैसा लेंगी। सामान्य सी बात है, आरबीआई, ये है आरबीआई और इधर है कॉमर्शियल बैंक और इधर क्या है? आम जनता। साधारण सी बात है, यदि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से कम रेट पर 100 रुपया मांग रहे हैं, कम रेट पर, जैसे 3% पर, तो कॉमर्शियल बैंक को कितना देना पड़ेगा? 103 रुपया। और आगे भी कहीं ना कहीं जनता को कम रेट पर कितना मिलेगा? कम रेट पर, कम ब्याज दरों पर क्या मिलेगा? ऋण मिलेगा। अर्थात वहां क्या हो जाएगा? मुद्रा बढ़ेगा। मंदी है तो रेपो रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं मार्केट में अपने को पैसा डालना है। यस। दूसरा है, यदि मुद्रास्फीति है, महंगाई है, तो पैसों को खींचना है, तो क्या करेगा आरबीआई यहां 100 रुपया के लिए क्या कर देगा? 7% बढ़ा देगा। अब देखिए, 100 रुपया पहले के लिए कॉमर्शियल बैंक को कितना देना पड़ता था? 103 रुपया। अब कितना देना पड़ेगा? 107 रुपया। कहीं ना कहीं 107 रुपया में 7% में ही तो जनता को नहीं देगा, अर्थात यह 7% जनता के लिए और कितना बढ़ जाएगा? 8%, 9% में, क्योंकि इसी प्रतिशत के अंतर पे बैंक पैसा कमाएगा। कहने का मतलब यह है, जब मंदी आएगा तो रेपो रेट कम हो जाएगा, प्रतिशत कम हो जाएगा। आपको पता ही होगा, कोरोना टाइम 4% तक मौद्रिक नीति आ गई थी, अर्थात रेपो रेट 4% तक। और जब महंगाई आएगी, महंगाई का मतलब है मुद्रास्फीति, जहां पैसे का परचेसिंग पावर कम हो जाता है, तब क्या होगा? यह जो रेपो रेट है वह बढ़ जाएगा। इतना कम से कम आप याद रखिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखिएगा इसके बाद न्यूज क्या है। इसके बाद एक न्यूज है, उनको एक नाम दिया जाता है टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। इनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। न्यूज में रहने का कारण यह है क्योंकि इनका 15 अगस्त को निधन हुआ है। इनको फाउंडर कहा जाता है सुलभ शौचालय का। कहीं ना कहीं यह हमारे मोदी जी द्वारा जो लाया कार्यक्रम था स्वच्छ भारत अभियान, ये इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ योजना, जो कि 2 अक्टूबर 2019 को कंप्लीट हुआ और 2 अक्टूबर 2019 को भारत पूरी तरह से ओडीएफ देश बन गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बिंदेश्वर पाठक, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, सुलभ शौचालय के फाउंडर। अब एक अंतिम सेगमेंट है, कुछ महत्वपूर्ण दिवस है, हाल ही में हुए हैं अगस्त के माह में, याद रखना। इंपॉर्टेंट डेज में हम कुछ अगस्त के हाल ही में जो दिवस हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे 6 अगस्त, 9 अगस्त, 9 के बाद याद रखिएगा 10 अगस्त, 10 अगस्त के बाद 12 अगस्त, 12 अगस्त के बाद है हमारा इंपॉर्टेंट
14 अगस्त, इतना याद रखिए। 6 अगस्त को जानते ही हैं, अमेरिका के द्वारा जापान पे बम गिरा गया था और वो जगह था हिरोशिमा, उसी को याद में रखते हैं हिरोशिमा दिवस। 9 अगस्त को नागासाकी में बम गिराया गया था, नागासाकी दिवस। और इसी 9 अगस्त को एक और इंपॉर्टेंट होता है जो छत्तीसगढ़ सरकार ने छुट्टी की घोषणा कर दिया गया है, अर्थात अवकाश मनाते हैं, बोलते हैं इंडिजीनियस डे, अर्थात विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय जैव ईंधन दिवस। 12 अगस्त में दो इंपॉर्टेंट डे याद रखना। एक है विश्व हाथी दिवस, दूसरा है विश्व युवा दिवस। और 14 अगस्त को कुछ वर्ष पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक नई दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, उसको बोलते हैं विभाजन विभीषिका दिवस। तो ये था आज का करंट अफेयर। हमने कौन कौन सी चीजें डील की देख सकते हो। पहले हमने 13वें नंबर का महारत्न कंपनी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने जाना कि कौन कौन से पैरामीटर है जिसके आधार पर कोई भी कंपनी, कोई नवरत्न कंपनी, क्या कंपनी बन सकती है, महारत्न कंपनी। उसके बाद देखे स्पोर्ट्स में एशियन हॉकी चैंपियनशिप, जिसने भारत ने मलेशिया को हराकर जीता 4थी बार। चौथा सेगमेंट था मालाबार युद्धाभ्यास, 4 देश क्वाड देशों के मध्य होता है। और 5वां सेगमेंट था टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, जिनका हाल ही में क्या हुआ, निधन हुआ। नाम है बिंदेश्वर पाठक। और याद रखना, चौथा सेगमेंट हमने पढ़ा जो हाल ही में जो दिवस है 6 से 15 अगस्त के बीच, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हुए, इस पे हमने चर्चा किया। आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।